और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं आपका दोस्त आकाश राठौर। यूएस वीज़ा से रिलेटेड आप लोगों ने मुझसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि अगर हमें कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो हम कैसे अप्लाई करें, अगर मेरा कोई रिलेटिव है जो मुझे बुलाना चाहता है तो मैं क्या करूं, F1 स्टूडेंट वीज़ा का एक्सपीरियंस कैसा रहा, पेरेंट्स को अगर बुलाना है तो कैसे बुलाऊं, या डिपेंडेंट वीज़ा के लिए क्या ओवरऑल डिटेल्स हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है वीज़ा से रिलेटेड। आज की वीडियो में आंसर करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। यूएस वीजा बेसिकली दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इमिग्रेंट वीजा एंड नॉन इमिग्रेंट वीजा। इमिग्रेंट वीजा वो वीजा है जब आप प्रूव करते हैं कि आप इमिग्रेट होना चाहते हैं यूएस में, बेसिकली आप माइग्रेट होना चाहते हैं। सो अगर आपका इंटेंशन है कि आप हमेशा वहां रहेंगे एंड यू विल वर्क देयर, तो उस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपको मिलता है इमिग्रेंट वीजा। इमिग्रेंट वीजा के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो ये है कि कोई रिलेटिव आपका वीज़ा फाइल करे और ये प्रूव करे कि फॉर एग्जांपल आपका और कोई नहीं है वहाँ पे, सो आपको परमानेंटली इधर मूव करने के लिए वो बुलाना चाहते हैं। तो उस केस में USCIS जो है कि वीज़ा अथॉरिटी है एक तरह से, वो आपकी एप्लीकेशन को देखती है एंड देन दे डिसाइड कि आप आ सकते हैं या नहीं। तो ये सबसे सेफेस्ट राउट है इमिग्रेंट वीज़ा का। इमिग्रेंट वीज़ा अगर आपको मिलता है तो आप परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं एंड देन यू कैन बिकम अ रेसिडेंट इन फ्यू ईयर्स। इसमें और भी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि अगर आपके पास एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल्स हैं तो कोई आपके लिए अप्लाई करता है, या आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं उसके केस में भी आपको यूएस वीज़ा मिल जाता है जो इमिग्रेंट वीज़ा है वो। तो इन कुछ स्पेशल केसेस में और भी कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनके थ्रू आप एंट्री करते हैं एंड देन यू बिकम अ इमिग्रेंट हियर, डायरेक्टली यूएस सिटीजनशिप मिल जाएगी आपको कुछ टाइम के बाद। प्रॉब्लम ये है कि इमिग्रेंट वीज़ा एक तो टफ है क्योंकि आपका इंटेंशन सीधे सीधे वहाँ रहने का है, सो एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज बहुत सारी होती है एंड मोस्ट ऑफ अस जो कि जैसे कि मैं हूँ या आई थिंक मेरे जो व्यूअर्स हैं आप लोग, हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं है या फिर हमारे पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं है यूएस में दिखाने के लिए लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर पाते। तो हम लोग फॉल करते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ वीज़ा जो कि है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में जो नाम से क्लियर है कि आपका माइग्रेशन जो माइग्रेट करने का इंटेंशन है वो बिल्कुल भी नहीं है, आप हमेशा परमानेंटली उसमें नहीं रहना चाहते हैं। तो उस कैटेगरी का वीज़ा आप चाहते हैं, जैसे आप विजिट करना चाहते हैं यूएस में, घूमने के लिए आना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं तो पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी आपको ट्रांसफर करती है तो आप एल कैटेगरी में आते हैं जो L1 वीज़ा होते हैं, उस कैटेगरी में आप जाएंगे कि हाँ मैं ट्रांसफर एम्प्लॉयड हूँ, या फिर आप H कैटेगरी में आते हैं तो H1 वीज़ा या H1B वीज़ा जिसको बोलते हैं, उस कैटेगरी में आप वर्क वीज़ा लेते हैं। तो कुछ रिलीजियस वीज़ा हैं जो रिलीजियस कैटेगरी में आते हैं, या एथलीट्स कैटेगरी के वीज़ा हैं। तो ये ओवरऑल जितने भी वीज़ा हैं जो मैंने अभी नाम ली, ये सारे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा हैं। आप यूएस जाना चाहते हैं पर परमानेंटली वहाँ रहना नहीं चाहते, इस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना। अब नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए पहले आपको आपकी कैटेगरी डिसाइड करना पड़ेगी। तो जैसे मेरे केस में मैं स्टूडेंट था तो मैंने F1 के लिए अप्लाई किया जो कि जनरली 5 साल का होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। अगर आपका प्रोग्राम स्टेम प्रोग्राम नहीं है तो भी 5 साल का वीज़ा आपको मिल जाता है। स्टेम प्रोग्राम नहीं होता तो व्हाट इज स्टेम? स्टेम प्रोग्राम वो प्रोग्राम्स हैं जिनको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद OPT ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अलाउड है 3 साल का। अगर आपका स्टेम प्रोग्राम नहीं है तो आपको 1 साल का OPT अलाउड होता है, तो आप 2 साल या 1.5 साल की पढ़ाई करें और 1 साल आप काम कर सकते हैं। तो वो एक अलग पूरा मैटर है, उसको अलग किसी वीडियो में तो डिस्कस करेंगे, आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं आंसर करूंगा, बट OPT इज अ सेपरेट कंसर्न। सो अभी बात कर रहे हैं वीज़ास की। तो आगे बढ़ते हुए विजिटर वीज़ा जो होता है, जो कि मेरे पेरेंट्स को मिला हुआ है, उनको मिलता है 10 साल का वीज़ा। सो 10 साल का हो गया विजिटर वीज़ा, 5 साल का हो गया F1 वीज़ा। H1B वीज़ा जो होता है वो जनरली 3 साल का होता है, 10, 5, 3। और L1 या अदर कैटेगरीज में आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट होता है कि कितने साल का वीज़ा आपको मिलेगा। बट ओवरऑल वीज़ास में सबसे कॉमन चीज़ है, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, वो है DS-160। DS-160 फॉर्म वो फॉर्म है जो एडिट नहीं हो सकता, इसलिए बहुत केयरफुली उसको फिल करें क्योंकि एक बार आपने सबमिट किया तो वो एडिट नहीं होगा। और DS-160 वो फॉर्म है जो आप वीज़ा एप्लीकेशन के पहले फिलअप करते हैं, जिसमें आपके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं वो ली जाती हैं, जैसे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, नाम, अगर आपका कोई और नाम है, एलियास जिसको कहते हैं, ये सारी इन्फो। देन ली जाती है आपकी ट्रैवल इन्फो कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, तो कौन सी सिटी में जाएंगे, क्या करेंगे, बेसिकली ऑल ट्रैवल इन्फो आपसे ली जाती है। फिर आपकी फैमिली इन्फो ली जाती है, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं फैमिली इन्फो में, यही कि आपकी कोई फैमिली मेम्बर ऑलरेडी यूएस में है या नहीं है, तो फिर उनके नाम एंड ऑल, ताकि वो बैकग्राउंड चेक्स रन कर पाएँ आपकी फैमिली मेम्बर्स पे भी, लाइक पेरेंट्स बेसिकली। यूएस कॉन्टैक्ट इन्फो भी इसमें पूछी जाती है, जो कि आपका यूएस में कोई कॉन्टैक्ट है तो कौन है। तो स्टूडेंट्स के केस में जनरली DSO होता है जो डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल होता है। आपका जो I-20 होता है, जो एडमिशन लेटर है, उस पर लिखा आता है कि आपका DSO कौन है, तो उस DSO का नाम आप जनरली वहाँ पे डालते हैं कि ये मेरा DSO है, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यूएस अथॉरिटीज़ को आप ये बताते हैं।
या अगर आप दूसरी कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आप एम्प्लॉयर आपको कोई एड्रेस देगा या एम्प्लॉयर आपको कोई एक स्पेशल बंदा देगा कि इस बंदे का एड्रेस आप उस फॉर्म में फिलअप करें, तो वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर USCIS किसी US बेस्ड पर्सन को आपके बिहाफ पे कांटेक्ट करना चाहती है तो वो पर्सन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड जैसे मेरे पेरेंट्स के केस में मैं वो पर्सन था, एंड मेरे केस में DSO है, स्टूडेंट वीज़ा पे। तो ये हो गया ओवरऑल DS 160 का डिटेल। वंस यू फिलअप द फॉर्म, जो सारी डिटेल्स हैं उन सारी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद यू हैव टू पे। तो आप $160 का एप्लीकेशन पे करते हैं एंड देन आप बुक करते हैं अपॉइंटमेंट्स। स्टूडेंट के केस में, जैसा कि मेरा केस था, F1 स्टूडेंट के केस में आपको सर्विस फी भी भरना पड़ती है। तो सर्विस फी होती है एक I-20 पे आपका नंबर होता है, जिस नंबर से आपको US में बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। वो फीस आपको भरना पड़ती है $200 के लगभग, या अभी शायद बढ़ गई होगी, बट सर्विस फी आपको भरना होती है। नॉन F1 स्टूडेंट के केस में आपको सर्विस फी नहीं भरना होती। $160 का आप DS 160 फॉर्म फिलअप करते हैं एंड देन यू गो फॉर द अपॉइंटमेंट। US वीज़ा के केस में 2 अपॉइंटमेंट्स आपको बुक करना पड़ते हैं, किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई करें। F1, L1, H1, B2, B1, H4 डिपेंडेंट, एनीथिंग। 2 अपॉइंटमेंट्स आपको बुक करना पड़ेंगी। 1 होगा वेरिफिकेशन, बेसिकली जिसको बोलते हैं बायोमेट्रिक्स, जहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स, फोटो एंड डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा वेरीफाई पहले किया जाता है एंड देन यू गो फॉर द इंटरव्यू। ये दोनों चीज़ें एक दिन बुक नहीं हो सकती। तो आप अगर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मुंबई सेंटर लिया था, तो मुंबई सेंटर जो US कॉन्सुलेट का है वो मैंने पिक किया। तो एक दिन पहले मैं गया, मैंने अपना बायोमेट्रिक्स किया, फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल, एंड देन मुझे नेक्स्ट डे का इंटरव्यू स्केड्यूल मिला। सो जनरली आप एक दिन के आसपास कई गैप लेना चाहते हैं अगर आप उन सिटीज़ में नहीं हैं। बट अगर आप हैं तो ऑफकोर्स यू कैन टेक अ ब्रेक, कि आप एक दिन बायोमेट्रिक्स करें या 2-3 दिन के बाद इंटरव्यू प्रोसेस करें। बायोमेट्रिक्स में आपको जो आपका DS 160 का अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन है वो लेके जाना पड़ेगा। पासपोर्ट आपको हमेशा कैरी करना पड़ेगा। पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं, कि पासपोर्ट आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, आप देखें कि आपका पासपोर्ट तो एक्सपायर नहीं हो रहा है। तो ये हो गया। एंड देन आपकी जो कुछ फोटोज़ हैं उसमें कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फोटोज़ आपको लेके जानी पड़ेंगी, पासपोर्ट साइज फोटोज़ एंड ऑल। तो ये आप लेके जाएंगे। 1 से 2 घंटे के अराउंड टाइम लगेगा आपको। 2-3 घंटे में आपका जो ओवरऑल बायोमेट्रिक है वो हो जाएगा। वंस यू आर डन विद बायोमेट्रिक, वो नेक्स्ट डे या जब भी आपने इंटरव्यू शेड्यूल किया है उस प्रोसेस पे आप आ जाएंगे। नाउ यू विल गो फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। उसकी पूरी एक लिस्ट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, जैसे कि पासपोर्ट, DS 160 का कंफर्मेशन। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेरे केस में जैसे था कि I-20 जो होता है, जिसको एडमिशन लेटर कहते हैं, तो एडमिशन लेटर लेके जाना पड़ेगा। H1B वीज़ा के केस में एम्प्लॉई जो हैं वो आपको एक वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि हाँ आप एम्प्लॉई हैं, उसका एक लेटर देते हैं और एक ऑफर लेटर बेसिकली जनरेट करके देते हैं, जो आपको प्रेजेंट करना पड़ता है कि आप US में इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के अंडर एम्प्लॉई हैं। अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा के लिए फाइल कर रहे हैं, जैसे कि H1 अगर किसी का है और H4 डिपेंडेंट आप आना चाहते हैं, तो उस केस में, या कोई स्टूडेंट है और अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई शादी करता है, तो स्टूडेंट अगर शादी करते हैं और उनकी वाइफ या हस्बैंड को आना है तो वो F2 कैटेगरी में फॉल करते हैं। इन सभी केसेस में जिस पे भी आप डिपेंडेंट हैं उनका प्रूफ ऑफ स्टेटस आपको दिखाना पड़ता है। एंड देन इनका साथ में इनकम का सर्टिफिकेट, ट्रैवल के प्लान्स एंड ऑल दीज डिटेल्स, तो ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेंगे। उसकी पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो देयर आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे F1 के केस में पहले बात करते हैं, स्टूडेंट के केस में पहले बात करते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, जैसे विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग टू। बेसिकली आपको आंसर करना है कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं यहाँ पे। तो सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हु इज गोना स्पॉन्सर यू। तो आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। तो जनरली पेरेंट्स, या आपने लोन लिया है, या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, या यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है, जो भी रीज़न है वो आपको देना पड़ता है कि हु इज गोना स्पॉन्सर यू। थर्ड क्वेश्चन है कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया था। तो आप बताते हैं कि मैंने 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। फिर वो बोलते हैं कि कहाँ से आपको एडमिट आया था, कहाँ से रिजेक्ट आया था। सो हाउ मेनी एडमिट्स एंड रिजेक्ट्स, फिर आप वो बताएंगे एंड देन दे विल आस्क यू व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। ओवरऑल आइडिया ये है कि जो F1 वीज़ा के केस में है वो ये है कि स्टूडेंट जो है उसका इंटेंशन क्या है, वो एक्चुअल में पढ़ने जा रहा है या नहीं। जैसे अगर आप किसी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं जबकि आपकी प्रोफाइल बहुत ऊंची है, तो भी वो एक इंटेंशन लगता है कि ही जस्ट वांट्स टू गो देयर, लाइक उस स्टूडेंट ने रिसर्च नहीं की है। तो वो बेसिकली मैच करना चाहते हैं कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड कितना है। तो इसीलिए वो देखते हैं कि कहाँ अप्लाई किया है, कितना स्कोर था, क्या क्या किया। जैसे मेरे केस में उन्होंने मुझसे मेरा GRE स्कोर भी पूछा था। तो स्पॉन्सर कौन कर रहा है, GRE स्कोर कितना है, टॉफिल स्कोर कितना है, कई बार ये भी पूछते हैं। तो एसेस वो ये करना चाहते हैं कि आपका इंटेंशन एक्चुअल में पढ़ना है वहाँ।
सिमिलरली B1 B2 जो विजिटर वीज़ा है उसके केस में वो ये चाहते हैं कि आप वहाँ पे जाके बसना तो नहीं चाहते। तो जब मेरे पेरेंट्स गए तो वहाँ पे उन्होंने उनसे पूछा कि आपका ट्रिप कौन स्पॉन्सर कर रहा है, तो उस केस में उन्होंने बोला कि हम खुद ही कर रहे हैं स्पॉन्सर ट्रिप। तो आप बेटे की ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हो रहा था तब उनको 10 साल का वीज़ा मिला। बेटे की ग्रेजुएशन में आप जाना चाहते हैं तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, जो कि ये प्रूव करता है कि आपके पास रीज़न है वापस आने का। तो जनरली उस केस में जैसे मेरे पेरेंट्स ने बोला कि बिजनेस है हमारा ऑलरेडी, तो इनफ इनकम है, हमारे पास यहाँ पे घर भी है और हम जस्ट बेटे को विजिट करना चाहते हैं। अगर आप ये ओवरऑल चीज़ें प्रूव करते हैं तो आपको विजिटर वीज़ा इजीली मिल जाएगा जो 10 साल का है। तो ये उसके बाद प्रोसेस है कि इंटरव्यू आपका होगा। इंटरव्यू में जनरली एक फोल्डर F1 वालों को हमेशा लेके जाना चाहिए जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो। मैंडेटरी नहीं है पर वो दिखाता है कि आप बेसिकली प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए। लैंग्वेज का प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आता है विजिटर वीज़ा के केस में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को फॉर एग्जांपल हिंदी आती है तो वो मुंबई कॉन्सुलेट गए एंड हिंदी में ही उनका इंटरव्यू हुआ। सो उनको वहाँ पे अवेलेबल होता है कि हिंदी ट्रांसलेटर अवेलेबल है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वहाँ पे हिंदी समझते हैं। कॉन्फिडेंटली बस आपको आंसर करना होता है जो भी आप कर रहे हैं, और प्लान सिर्फ ये है आपका कि आप जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं आप वही काम के लिए यूएस जाना चाहते हैं। आप कभी भी ये इंटेंशन नहीं शो कर सकते कि आप वहाँ पे बसना चाहते हैं या आप वहीं रहना चाहते हैं, तो आपका यूएस वीज़ा डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई करें, कुछ बातें जो हमेशा ध्यान रखें, कुछ टिप्स हैं बहुत ज़रूरी। जैसे मेरे भाई का ऑलरेडी एक बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, तो सेकेंड टाइम ही अप्लाइड एंड एक 6 महीने उसको डिले करना पड़ा। तो ओवरऑल जो वीज़ा मेरे एक्सपीरियंसेस रहे कि मेरा, मेरे भाई का, मेरे पेरेंट्स का या और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके डिपेंडेंट वीज़ाज भी हैं, जो मैंने आपको बताया कई सारी कैटेगरीज में, सभी लोगों को मैं जानता हूँ। तो सभी यूएस वीज़ाज की जो कैटेगरी, उनका क्रक्स ये है कि आपको जो प्रूव करना है इंटेंशन, वो ये कि आप यूएस में बसना नहीं चाहते, आपके पास इनफ फंड्स हैं, आपके पास एक और घर या कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो आउटसाइड यूएस है जिसके लिए आप बेसिकली वापस आएंगे, जो कि प्रूव करता है कि आप यूएस में बसना नहीं चाहते। ये सारी चीज़ें अगर आप प्रूव करते हैं तो आपका वीज़ा आराम से लगता है। मेरा यूएस वीज़ा में मैंने आपको बताया कि 4 क्वेश्चंस थे, बहुत इजीली एंड सीधे मेरा यूएस वीज़ा ग्रांट हो गया था। कई बार 5 मिनट का चलता है, कई बार जैसे मेरे केस में तो हार्डली शायद 1.5 मिनट का इंटरव्यू था एंड इट वाज डन। सो कॉन्फिडेंटली आंसर करें एंड यू विल डेफिनेटली गेट द वीज़ा। सो ये सारी डिटेल्स हैं अलग अलग वीज़ास की। यू कैन टाइप क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर। तो ये था मेरे ब्रदर का और मेरी फैमिली का ओवरऑल वीज़ा एक्सपीरियंस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको पता ही है, बेल आइकन को क्लिक करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।